सभी को पूजा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद पूजा मैडम। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और आज इसीलिए हमारा जो विषय है अल्जाइमर, भ्रांतियां और बचाव, इस विषय पर हम आपसे जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हमारे जो श्रोता हैं वो भी आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेंगे। तो आपको उनके प्रश्नों के भी उत्तर देने होंगे। लेकिन सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में ये समझाइए कि अल्जाइमर रोग क्या है और ये सामान्य भूलने की आदत से कैसे अलग है। जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, MSBHU। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि आज जो चर्चा का विषय है अल्जाइमर डिजीज, उसके कारण, लक्षण क्या है और बचाव, इलाज क्या है। तो आम भाषा में हम लोग अल्जाइमर डिजीज को जैसे कहते हैं कि एक भूलने की बीमारी है जो कि ब्रेन से संबंधित है। और ये भूलने की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण लक्षण है उसमें भूलने की दिक्कत आ जाती है व्यक्ति को, तो इसको भूलने की बीमारी के रूप में जानते हैं जी। इसके और बहुत सारे साथ में लक्षण होते हैं भूलने के अलावा साथ में, तो उसको हम लोग मिला करके सब और कारण के हिसाब से अलग अलग कारण होता है। तो अल्जाइमर हम लोग उसमें उसको कहते हैं जिसमें कि ब्रेन के सूखने, जो कुछ महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो याददाश्त के लिए जरूरी होती हैं और कुछ व्यवहार के लिए कुछ नसें जरूरी होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, तो उसके सूखने की वजह जो अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पता है, तो इस ऐसे बीमारी को हम लोग अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। सर, हमारे पास हमारे श्रोताओं के कॉल आने लगे हैं, तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल। आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए, क्या सवाल है आपका? पहाड़िया दोपहर कॉलोनी फेस 2 से श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता को। जी, बताइए। डॉक्टर साहब को नमस्कार। थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे पड़ोस में एक महिला प्रिंसिपल थी जी, और जब वो रिटायर हो गई तो सबसे मिलना जुलना रहता था, एकदम स्वस्थ थी जी। संजोग से बगल में उनके बच्चों ने बड़ा मकान बना लिया, एक बंगला बना। और जब वो उस मकान में गई तो धीरे धीरे उनका मिलना जुलना लोगों से कम हो गया और आज ये स्थिति है कि वो चारपाई पे पड़ी रहती है, खाना भी उनको समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत रिएक्ट करती और बाथरूम में जाती है तो बाथरूम में बैठ जाती हैं और उसके बाद पानी से डालने पर धोना पड़ता है जी। अब मेरा ये कहना है कि सामाजिक रूप से जब आदमी गटाप हो जाता है जी, तो ये रोग ज्यादा असर डालता है और कहाँ किस देश में इस रोग का ज्यादा प्रचलन है और किस लिंग में ये ज्यादा होता है, कृपया बताएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि वो रिटायरमेंट के पहले तक बहुत एक्टिव थी, उसके रिटायरमेंट के बाद बड़ा घर ले लिया तो मिलना जुलना कम हो गया उनका और अभी पड़ी हुई है घर में। तो उनकी यादाश्त वगैरह को एक बार देखना पड़ेगा। क्या जो मिलने जुलने वाले लोग जाते हैं तो इस तरीके से वो व्यवहार पहले की तरह नॉर्मल करती हैं, यादाश्त उनकी ठीक है, डेली की जो रूटीन एक्टिविटीज हैं उनको याद रहती हैं कि नहीं, ये सारी चीजें जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो घर में ये लक्षण अगर आ रहे हैं तो वो इस बीमारी की शुरुआत हो सकते हैं। बाकी बहुत बार अगर बुजुर्गों की केयर अच्छे से नहीं हो पाती है, किसी कारणवश उनका मिलना जुलना बंद हो जाता है, तो बच्चे अगर ख्याल नहीं रखते तो कई बार इस तरीके से वो दुखी हो जाते हैं, जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें भी आपको हो सकता है शुरुआत में लगे कि वो एक तरीके से भूलने लगी हैं, क्योंकि उनका बातचीत कम हो जाता है, प्रॉपरली रिस्पांस नहीं करती हैं और दुखी रहती हैं, तो बहुत कम लिमिटेड तक लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग सूडो डिमेंशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये चूंकि हमने अभी बताया कि ये बीमारी जो है बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है, खास करके 65 के ऊपर जितना एज बढ़ता जाएगा उतने ही 65 से 75 के बीच में कुछ परसेंटेज है। 75 अगर आदमी 75 के ऊपर जाने लगा तो और ज्यादा संभावना बढ़ जाती है अल्जाइमर होने की। तो ये बूढ़े लोगों की बीमारी है ज्यादातर और ये हर देश में पाया जाता है। चूंकि
बाहर के देशों में जहाँ पे बहुत शिक्षा ज्यादा है, रूटीन मतलब कि लोग इस तरीके से डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और अपना जल्दी से उनको लक्षण पकड़ में आ जाती तो वो लोग जल्दी से दिखा लेते हैं। बाकी हम लोग सबसे विश्व भर में सबसे ज्यादा अपने जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ भी इस बीमारी की जो संख्या है काफी है और इसमें कोई महिला या पुरुष में इस तरीके का कोई भेद नहीं है। और आप अभी अगर इस तरीके से जैसे कहते हैं कि आम भाषा में सठिया जाना, तो हम लोग इसको बहुत हल्के में ले करके जो अर्ली लक्षण, शुरुआती लक्षण आते हैं उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते और बहुत लेट इलाज करवाते हैं। आज से कई साल पहले जब मैं ध्यान देखता था तो विकसित राष्ट्रों में तो वहाँ मैं ज्यादा सुनता था कि अल्जाइमर के रोगी आप पाए जाते थे। जब मैं पढ़ता था मतलब किताबों में चाहे पत्रिकाओं में, लेकिन अब अपने देश में भी इसकी संख्या बढ़ती जाए। जैसे जैसे सर्वाइवल बढ़ता है, मतलब कि आदमी की जो जीवन है वो लंबा होता जाता है तो संख्या बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से इस बीमारी की संख्या भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पहले जैसे 65 के कम उम्र से ज्यादा उम्र के लोग कितने बचते थे और अब अभी जो है अच्छी इलाज के वजह से और बाकी सारी चीजों की वजह से जो हमारा जीवन यापन है 65 के ऊपर भी जाता है ज्यादातर, तो इसलिए हम लोग को अब संख्या भी ज्यादातर दिख रहा है इस बीमारी से ग्रसित लोगों की। सर मेरी उम्र 69 साल है, आगे भविष्य में ऐसा मैं क्या करूं कि इस रोग से बचा रहे, तो आप बेहतर राय देंगे मुझे बताइए। आप अपनी मेंटल एक्टिविटी जारी रखिए। मेंटल एक्टिविटी का मतलब कि आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे कामों में, ये उतना ही हेल्प करता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो सूखे ना जल्दी, क्योंकि एक्टिविटीज बनी रहती है तो न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शंस भी अच्छे रहते हैं, तो इस बीमारी से जो है ग्रसित होने की संभावना भविष्य में कम होती है। जुड़ाव ज्यादा जी बिल्कुल, सामाजिक काम करिए, आप घर में मेंटल एक्टिविटी करिए और साथ में ये है कि अगर आपके लिए कोई रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे कि ब्लड पे हाई बीपी हो या शुगर हो या फिर कोई लिपिड वाले बीड़ी सिगरेट स्मोक कर रहे हो या फिर एल्कोहल लेते हो, तो इन सब चीजों को कम करिए और जो फैक्टर है उसको कंट्रोल करेंगे तो इससे रिलेटेड बीमारियां जो हमारे यहाँ मिक्स्ड कहते हैं कि वैस्कुलर डिमेंशिया भी है और अल्जाइमर भी है, तो ये रिस्क फैक्टर अगर कम करेंगे तो आगे भविष्य में इस तरीके की बीमारियों से बचेंगे। बनारस में रहने के नाते मेरी आदत केवल एक पान खाता हूँ और बीपी और शुगर दोनों ही मुझे, प्रोस्टेट की भी दवाई। तो बीपी और शुगर अच्छे से कंट्रोल रखिए क्योंकि वो खराब शत्रु है जो आपको नुकसान करता है। जी धन्यवाद आपका। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अब अगला सवाल ये है कि अल्जाइमर सिर्फ बुढ़ापे में ही होता है या ये किसी भी उम्र में हो सकता है? अगर हम देखें तो अल्जाइमर को हम लोग जैसे कहते हैं कि ओल्ड एज रिलेटेड बीमारी, ओल्ड एज रिलेटेड मतलब कि ये बुढ़ापे में अधिकतर होती हैं और 65 साल के बाद जो चालू होता है भूलने की प्रवृत्ति, उसको हम लोग एक अल्जाइमर की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत कम परसेंटेज में होता है कि जो 65 से पहले भी कुछ व्यक्तियों में इस तरीके के भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर डिजीज होती है। स्वागत है आपका आरोग्यम कार्यक्रम में। जी बताएं अपना नाम और क्या सवाल है आपका। आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया, पूछिए अपना सवाल। सर जैसे सर में दर्द रहता है कभी आगे की तरफ और आंखों में भी दर्द रहता है। जी आप सिर दर्द के बारे में पूछ रहे हैं। आज जो है हम लोग चर्चा का विषय है भूलने वाली बीमारी अल्जाइमर नाम से, जिसको अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। तो सर इससे कोई मतलब उसका असर नहीं न पड़ता है सर? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, जब तक कि ट्यूमर वगैरह ना हो ब्रेन में तब तक वो अफेक्ट नहीं होगा। सर एक परिवार के सदस्य के रूप में हम किसी व्यक्ति में अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण कैसे पहचान सकते हैं और वो कौन से संकेत हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? जी अल्जाइमर जैसा हमने कहा कि एक तो याददाश्त है जो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। तो आदमी को अगर भूलने की रोजमर्रा के जीवन में अगर डेली अगर कुछ काम कर रहा हो जो पहले नॉर्मल था लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि ये चीजें वो याददाश्त कहीं न कहीं वो काम उनका अफेक्टेड हो रहा है, तो इससे हम लोग सबसे पहले पहचानते हैं। जैसे
अगर कहीं सामान रख करके भूल जाते हैं, फिर उसको ढूंढते हैं, फिर उसके बाद अगर आप याददाश्त उनको याद दिलाने की कोशिश करिए कि वो यहाँ रखा हुआ था, तो फिर भी उसके बावजूद अगर भूल जाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं, जैसे पर्स कहीं रख दिया, रुमाल कहीं रख दिया, कपड़े कहीं रख दिए, जूता कहीं रख दिया, या फिर लेन देन की प्रवृत्ति, जैसे आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदे तो जितने के दाम हुए आपने उतने पैसे दिए, फिर अगर दिए तो उतना देने के बाद अगर आपने छुट्टे वापस लिए कि नहीं लिए, दाम जितना था उतना ही दिया, या फिर इस तरीके से बैंक के कामों में, लेन देन में, पैसे निकालने में, तो ये सब जो रोजमर्रा की हम लोगों की एक्टिविटीज हैं जी। इसमें आपको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर इस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं कि ये बार बार गलतियां कर रहे हैं उसमें, तो ये एक पार्ट है पहचानने में। बाकी और भी लक्षण होते हैं एल्जाइमर में, जैसे कि आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता अफेक्टेड होने लगे। पहले निर्णय अच्छा ले लेते थे जी। वो किसी भी काम में रोजमर्रा के जीवन में हो सकता है, या फिर आपका किसी कारणवश जो व्यवहार है वो बदल रहा हो, या फिर आपका जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो भी अगर आप अफेक्टेड हो रहा है। पहले आप सही बात करते थे लेकिन बाद में कुछ एबनॉर्मल बातें करने लगे हैं, जो मात्रा निकलनी चाहिए भाषा में, जितना आउटपुट होना चाहिए वो कम होने लगे। तो इस तरीके से हम लोग याददाश्त के साथ अगर ये है तो इसको तुरंत हम लोग को ध्यान दे करके कंसल्ट करना चाहिए। तो अगली कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। जी जरूर। जी नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए और क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से। आज का हमारा विषय है अल्जाइमर, भ्रांतियां और बचाव। पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। इससे कैसे बचना चाहिए, इसका यही सवाल है। जी, बचाव जैसे कि हमने कहा कि ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है, और जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे सूखती जाती है। तो हम जितना मेंटल एक्टिविटी अपना बरकरार रखेंगे उतनी हम इससे थोड़ा बचे रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो इस बीमारी की शुरुआत, तो अपने को एक्टिव रखना है। और बहुत सारे कारण होते हैं जो जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर बीपी हो, शुगर हो, या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स है जो ब्रेन के कोशिकाओं में परिवर्तन करते हैं और जो कि एक तरीके से अल्जाइमर के लक्षण को आने में सहयोग करते हैं। तो इन सब कारणों से भी हमको साथ में बचना है। बाकी अपनी मेंटल एक्टिविटी पर डे की अच्छे से रखना है, सामाजिक कार्य करते रहना है, और इन सबों के साथ साथ आपको जो मैंने और कारण बताएं उससे भी बचाव करना है। धन्यवाद सर आपका। सर, इस बीमारी पर ताजा रिसर्च क्या कह रही है, जरा आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए, और क्या भविष्य में इसके इलाज की कोई उम्मीद है, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी, अभी इस एरिया में रिसर्च बहुत एक्टिवली चल रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज वगैरह जो पैथोफिजियोलॉजी जिसको कहते हैं कि जो कुछ एमलाइड नाम की एक प्रोटीन्स होती हैं जो कि डिपॉजिट होती हैं ब्रेन की कोशिकाओं और खून की नलियों में, जिसके बाद ये धीरे धीरे कोशिकाएं सूखने लगती हैं, मरने लगती हैं। तो ये जो कारण है इसको हम लोग पैथोफिजियोलॉजी जो कारण है, स्ट्रक्चरल कारण है, उसको हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और उसको ब्रेन से कैसे क्लियर किया जाए, कोशिकाओं से कैसे उसमें क्लियर किया जाए, इस पे अभी रिसर्च चल रही है। कुछ एंटीबॉडीज वगैरह भी बनी हैं, जो अभी ट्रायल्स भी कई सारे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट 100% जिसको कहे कि हम लोग समाज में लाए, मरीजों पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें अभी पूरी तरीके से, जो रिवर्स कर दे बीमारी को, अभी उस तरीके की ट्रायल्स पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो ये सारे ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हैं, और कुछ जगह जहाँ यूज किए गए हैं, कुछ स्टडीज हैं जो कह रही हैं कि मतलब अच्छा है, इसको हम लोग को यूज करना चाहिए, लेकिन अभी कॉस्ट के वजह से बहुतायत मात्रा में हम लोग इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत रोबस्ट रिजल्ट जिसको कहते हैं कि अगर डेफिनेट 100% आ जाए कि नहीं इसको देने से ये बीमारी रुक जाती है या रिवर्स हो जाए, तब हम लोग इसको अभी
मरीजों पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जी, तो अगली कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। जी जरूर। हाँ जी, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, बताइए क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? जो लोग मतलब जैसे भूल जाते हैं, जैसे कुछ सामान रखते रहे वो भूल गए जी, तो उसका इलाज क्या है, मतलब किस तरह से इलाज कर सकते हैं इसका? देखिए ये बीमारी हो भी सकती है, बीमारी नहीं भी हो सकती है। बीमारी नहीं हो सकती है इसलिए उस कंडीशन में कि अगर बहुत कई सारे आपके पास काम हैं तो जल्दी जल्दी में आप वो भी काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो एक जगह कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीजें हो सकती है। लेकिन अगर ये और भी क्षेत्रों में, जैसे पैसे का लेन देन, सामान आपने खरीदा, जितना सामान का पैसा हुआ उससे ज्यादा दे दिए, या दे दिए तो आपने छुट्टा वापस नहीं लिया, या जितना हुआ आप उससे कम दे रहे हैं, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं, और बैंक में गए आपने पैसे, वहां काउंटिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये रोजमर्रा के जीवन में अगर ये बार बार हो रहा है तो उसको बीमारी का रूप हम लोग मानते हैं। और फिर उसको कारण क्या है उसका, अगर अल्जाइमर है तो अलग उसका इलाज है, बाकी अगर कोई और भी कारण है जिसका इलाज है, जिसको हम लोग ट्रीटेबल कंडीशन कहते हैं, भूलने की बीमारी कुछ ऐसे होते हैं, तो उस कारण के हिसाब से इलाज करते हैं। तो कारण में आपका अल्जाइमर है तो उसको जो डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, उसको थोड़ा स्लो करने की एक दवाई देते हैं, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर उस दवाइयों का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता। धन्यवाद सर। आरोग्यम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं यशवंत सिंह बोल रहा हूँ जी वाराणसी। जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया। सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना था, इस बीमारी के मुख्य कारण क्या है? क्या ये अनुवांशिक है? देखिए कारण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेन, जो हम लोगों की मेमोरी वाले सेल्स होते हैं ब्रेन में, वो ग्रेजुअली किसी भी कारण से सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं, और ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। तो अल्जाइमर के लिए खास करके ये हम लोग कह रहे हैं। बाकी और भी जो अल्जाइमर की तरह डिजीज होते हैं, लक्षण होते हैं, उसमें भी अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि अगर चोट लग गया कभी आपकी, और उस पर्टिकुलर एरिया में जहां से ये मेमोरी वाले सेल्स होते हैं वो डैमेज हो गया, या ब्रेन के कई हिस्सों में डैमेज है चोट वगैरह के कारण, या फिर इंकेफेलाइटिस, कभी ब्रेन की फीवर होगा, मेनिंजाइटिस, इंकेफेलाइटिस के कारण कुछ नसें मर जाती हैं, या कुछ हम लोग के जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनमें भी एक विटामिन B12 नाम की जो कमी हो जाए अगर शुद्ध शाकाहारी में, तो उससे भी हो सकता है। कहीं अगर ट्यूमर है उस एरिया में, तो ये बहुत सारे कारण हैं जो अल्जाइमर से हटके हैं, तो इनका इलाज अलग है। ये जानना चाह रहे थे, जैसे नॉनवेज वालों को दिक्कत कम होगी? ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप प्योर दूध ना लेते हो या फिर दाल भी ना खाते हो, तो ऐसे शुद्ध शाकाहारी वालों को संभावना ज्यादा रहती है। नॉनवेज खाने से नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। धन्यवाद आरोग्यम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके अल्जाइमर के जोखिम को कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छी चीज है कि जो अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि बीपी हाई है, शुगर है, और अगर आप जो तंबाकू सेवन, या फिर आप स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट, या फिर आप अल्कोहल, शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, या फिर तो ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर इनको आप कंट्रोल करते हैं तो, क्योंकि ये भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अल्जाइमर के बीमारी को ले आने में। तो इन साथ में आपकी मेंटल एक्टिविटी, जी, आप अपने आप को कितना मेंटली एक्टिव रखते हैं, ये भी बहुत फैक्टर्स है कि आपको अगर सपोज करिए आने वाली है तो कुछ डिले हो जाएंगे। अच्छा, है ना, जो हो सकता है। तो आपके अगर 8-10 साल ऐसे निकल गए, डिले हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेंटली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ही ओवर एक्टिव होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके कई कंसंट्रेशन लैक होने लगता है, तो उससे लगने लगता है कि हम प्रॉपर काम ये नहीं कर रहे हैं, भूलने की बीमारी आ गई। जैसा कि अभी एक श्रोता ने हम लोगों से सवाल पूछा था। जी। तो कंसंट्रेशन लैक है, चाहे वो ढेर सारा आपके ऊपर ओवरवर्क है, आप ज्यादा बिजी हैं, उसके वजह से भी इस तरीके से लगता है, लेकिन रियली में उसमें बीमारी नहीं होती है। जी,
आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैडम मैं ये पूछना है ना डॉक्टर साहब से अल्जाइमर के बारे में। जी बताइए, क्या पूछना है? कौन रोग है ये? ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन की जो भूलने की जिसको कहते हैं बीमारी, उसको अल्जाइमर बोलते हैं। और ये अधिकतर 65 साल के बाद वाले व्यक्तियों में होता है। तो इसमें ब्रेन के जो कुछ यादाश्त वाले सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे मरते रहते हैं। तो इसके वजह से यादाश्त पहले गड़बड़ होती है, फिर उसके साथ में आपका जो स्पेस है, ओरिएंटेशन मतलब कि स्थानों का भी भूलने की प्रवृत्ति होता है। पता चला कि आप यही बात तो हो रहा है हमारे अंदर, याददाश्त की कमी या कोई ऐसा चीज भूल जा रहे हैं, खाना पीना की। जी तो बिल्कुल आपको फिर आपकी अवस्था कितनी है? 40 से ऊपर होगा। तो 40 से ऊपर है तो थोड़ा और भी कारण हम लोग को देखने पड़ेंगे, है ना। और उसके लिए आपको हम ये अपने ये मानसिक बीमार लेकर बहुत परेशान है, समझ नहीं पा रहे कि अल्जाइमर किसको कहा जाता है। जी अगर यादाश्त आपका गड़बड़ हो रहा है, व्यवहार में गड़बड़ है। पहले ऐसे नहीं था, हम पढ़ रहे थे जब तो नहीं था। अब तो इतना ये है ना कि हम एकदम रोने लगते हैं। कोई भी चीज दे रहे हैं, पैसा हुआ या कुछ और ये हुआ, एकदम भूल जा रहे हैं, एकदम रोने लगते हैं कि कहाँ रखे खोजते खोजते तो मिलता है। बिल्कुल आपके आसपास जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हो उनसे आप एक बार संपर्क करिए डॉक्टर साहब से। जी वो देख के आपको बताएंगे कि बीमारी है कि नहीं, क्योंकि ये बीमारी हमेशा ना निरंतर बढ़ने वाली बीमारी है। तो अपने आसपास जो भी आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करें, नहीं तो BHU में आवे, न्यूरोलॉजी विभाग में रोज OPD चलती है। धन्यवाद सर। आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए कौन बोल रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? मैं वरुण सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी ये ब्रेन की जो कुछ पर्टिकुलर पार्ट होते हैं उसमें जो यादाश्त वाली है, लैंग्वेज वाले हैं, जजमेंट वाले जो एरिया हैं, तो और कुछ स्पेस का ओरिएंटेशन है। जैसे आप अपने घर के बजाय दूसरे घर पे चले गए, भूल जाते हैं, तो फिर वहां से लोग लौटाते हैं कि भाई आप चले जाइए, रास्ता भूल जाते हैं। तो ये कुछ ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। वैसे एरिया का अगर ब्रेन की कोशिकाएं मरती हैं तो ये फिर अल्जाइमर नाम की बीमारी आपको होती है। तो ये अल्जाइमर रोग किस कमी के कारण उत्पन्न होता है? अभी तक बहुत सारे उसके जो पैथोफिजियोलॉजी में देखा गया है कि एक एम्लाइड नाम की चीज है जो डिपॉजिट होती रहती है कोशिकाओं में, जिससे कि कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो अभी इसी पे ज्यादातर एम्लाइड है, टाओ है, इस तरीके के प्रोटीन के नाम से जो ब्रेन में एक्यूमुलेट होते हैं, वो जो कोशिकाओं के पर्टिकुलर विशेष पार्ट ऑफ ब्रेन के जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होती रहती हैं। डॉक्टर साहब जी इसके लिए आपको व्यायाम और अच्छा आहार लेने से ही इसके बचाव किया जा सकता है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता, मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता। अभी तो इस पे रिसर्च चल रहा है। अगर प्योर अल्जाइमर इस कारण से है तो इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अभी तक के जो ट्रायल्स में है कुछ एंटीबॉडीज वगैरह यूज कर रहे हैं। तो इसको क्लियर करके अगर भविष्य में अगर स्टडीज में आ जाएंगी कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं इस बीमारी को, अगर ये जो प्रोटीन से इनको हम शरीर से क्लियर कर दें एंटीबॉडी या के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब अच्छा एक सवाल ये भी है कि अगर हमारे घर में कोई अल्जाइमर से पीड़ित है तो एक देखभाल करने वाले के रूप में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही अच्छे सवाल हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर ग्रसित हो गए हैं तो परिवार में आपको एटलीस्ट एक आदमी तो ऐसे मरीज को देखने के लिए चाहिए, क्योंकि इनको हर कदम पे एक तरीके से आवश्यकता पड़ती है सहायता की। जी तो चाहे वो ब्रश करने से लेकर के, उठाने से लेकर के, खाना पीना खिलाने से लेकर के, जी तो ये सारी रूटीन एक्टिविटीज में आपको कहीं न कहीं उनकी मदद करनी पड़ती है। जी तो एक आदमी एटलीस्ट देखना। और अगर सपोज करिए वो बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी जाने के लिए आपको एक आदमी को साथ लेना ही है, अगर घर के बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं भी गुम हो सकते हैं। जी जी गुम हो जाएंगे तो वो कहीं जा करके बता भी नहीं पाएंगे कि भाई हम कहाँ के हैं, हमारा कौन रिश्तेदार है, क्या है। तो इस तरीके से ये मिसिंग हो जाता है। तो इसलिए हर एक रूटीन एक्टिविटी से लेके, तो ये एक तरीके से कह लीजिए कि जो परिवार में रहते हैं उनको बहुत ही धैर्य पूर्वक आपको
रहना है और हेल्प करते रहना है। और एवरेज अगर एक बार शुरू हो जाती है ये बीमारी तो लगभग मान के चलिए कि ये 10 साल तक आपको इस तरीके के मरीजों की सेवा करनी ही पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, तो कार्यक्रम के अंत में आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अगल बगल पास में इस तरीके की कोई जो व्यक्ति मिलता है जिसको बार बार ये समस्याएं हर दिन रोजमर्रा के कामों में उनको आता है, भूलने की वजह से कुछ उनका नुकसान हो जाए या सामने वाले का नुकसान हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को पहचानना है। जो व्यवहार में जो पहले निर्णय अच्छा ले लेते थे, अभी निर्णय जजमेंट उनका गड़बड़ हो जा रहा है किसी कारणवश, या फिर व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा है, आपको दिख रहा है कि पहले ठीक व्यवहार करते थे अभी व्यवहार में, या फिर जो बातें वो बोलते थे उसमें कुछ कमी आती जा रही है, उनकी जो लैंग्वेज आउटपुट जिसको कहते हैं कि उसमें भी अगर कमी आ रही है, तो ये सारे अगर लक्षण हैं तो आपको तुरंत पहचानिए और अपने नजदीकी जो भी आपके न्यूरो फिजिशियंस हो संपर्क करें, उनसे इलाज करावें। और जो हमने कारण बताया कि कारण बहुत सारे होते हैं जो अल्जाइमर को होने में थोड़ा हेल्प करते हैं, तो उन सब कारणों को भी हमको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, तो जिससे हम लोग जितना कम से कम रिस्क रहे उतने अच्छे है, उतने कम संभावना रहेगी आगे भविष्य में इस तरीके की बीमारियां, भूलने की बीमारियों से हम लोग बचे रहेंगे। ठीक, तो श्रोताओं, सही जानकारी किसी भी समस्या के समाधान में सहायक हो सकती है। सर, आप कार्यक्रम में आए और बहुत सी उपयोगी जानकारियां आपके माध्यम से हम सभी तक पहुंची, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। श्रोताओं, आज का आरोग्यम कार्यक्रम अब बस यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ होगी आपसे मुलाकात। अनुमति दीजिए, नमस्कार।